अगर आप एक सेक्शन एक ही आर्टिकल पढ़ के और उससे लिंक नहीं करेंगे, तो अगर सवाल आपका एग्जाम में आ गया उससे जुड़ते हुए, तो आप वहां पे सर आंसर नहीं निकाल पाएंगे। हमने लिंक करके पढ़ा ही नहीं उसको, आप कंफ्यूज रहेंगे, है तो सेम सेम पर हमने कभी लिंक किया ही नहीं उसको। और सर हाँ। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तैयारी करें। हम्म। सर तैयारी तब नहीं होती, तैयारी उससे पहले होती है। अभी जो समय है सर, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके लिए यही सही समय है सर तैयारी करना। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, जो आपने सर कहा कि एआई, वो इसी का पार्ट है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सभी करते हैं सर, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली सर ये लिंकिंग वाला और जो एआई टेक्निक बताई आपने, ये उस स्मार्ट वर्क का पार्ट है, जो कि बच्चों को जो एक कहते हैं ना सर, जल्दी अचीवमेंट मिलता है, ड्रीम टाइमली अचीव होता है सर, उस चीज को कवर। हेलो नमस्कार। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम। देखिए, चाणक्य की बात मुझे हमेशा याद रहती है कि जीवन के अंदर सारी चीजें खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जिंदगी छोटी रह जाती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के अनुभव से, दूसरों के परिणाम से और दूसरों की तैयारी के साथ से क्या लेना है, सबक है जो लेना चाहिए। और इसी चीज को फॉलो करते हुए आज के इस सेशन में आपके बीच में लेकर आया हूं। देखो, आज के सेशन की कुछ खास बातें आपको पहले बताता हूँ और फिर उस व्यक्तित्व से आपका मैं परिचय कराऊंगा जो आपके लिए निस्संदेह आपके मस्तिष्क के अंदर एक अलग जगह रखने वाला है। आपको पता है, लाइफ के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमें शुरुआती स्टेज में गाइडेंस नहीं मिलता। आप अपनी 12th कंप्लीट कर चुके हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, फिर सडनली आपको पता चलता है कि जिंदगी जीने का एक रास्ता ये भी है। और उस समय फिर आप एक एक सफर स्टार्ट करते हो। अब उस सफर को कंप्लीट होने में कई बार 8 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाता है। तो ऐसे टाइम के अंदर आप खुद की मनोस्थिति को कैसे हैंडल करते हो, नंबर वन। दूसरा, जो कि एक वास्तविकता है, हम लोग भारतीय समाज में रह रहे हैं और हमारे भारत के समाज में चाहे कोई भी धर्म हो, कहीं न कहीं विवाह की एक उम्र निर्धारित होती है। और उस समय समाज के मापदंड के अनुसार अगर आपकी शादी वादी करवा दी जाए, जबकि आप अपने जीवन के अंदर अभी तक स्थिरता नहीं ला पाए हो, अभी तक आप सेटल्ड नहीं हुए हो, तो ऐसे टाइम में जो एक शब्द होता है जिसको कहा जाता है शादीशुदा बेरोजगारी, तो उसको हैंडल करते हुए भी आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो या आप अपने सफर को कैसे कंटिन्यू रखते हो, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये नोटिस करना कि जब हम कोई भी कर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसका रिलेवेंसी एग्जाम के अंदर कैसे होता है। आप किसी भी छोटी बड़ी जैसी भी पोस्ट पे बैठे हो, तो वहां पे उस समय वो पोस्ट के सारे कामकाज आपके एग्जाम के अंदर कैसे हेल्प करते हैं, ये भी आपको जानने को मिलेगा। और सबसे एक और चीज इंपॉर्टेंट वो ये है कि पढ़ाई करने के संबंध में, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करो या सेल्फ स्टडी ही क्यों ना करो, तो आज के इस मॉडर्न जमाने के अंदर आपको मॉडर्न टेक्निक को इस वर्तमान के कंपटीशन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वी विल लर्न, राइट। चलिए, तो शुरू करते हैं। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जज साहब। अब तो जज साहब ही कहेंगे आपको। थैंक यू सर, ये मेरा सौभाग्य है सर, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म आप ही का है सरीक जी। तो आप तो इसमें गेस्ट भी हो और हमारे होस्ट भी हो। और आज मैं आपसे बातचीत सिर्फ गेस्ट के नाते नहीं कर रहा हूँ। आज मैं वाकई चाहता हूँ कि आपकी वो सारी बातें जिनके बारे में मैंने पर्सनली भी जान रखा है, तो वो बातें स्टूडेंट के सामने आनी चाहिए। और कई सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट आपसे सीखेंगे इस सेशन के दौरान। बिल्कुल तो सर। आपका मैं छोटा सा परिचय आप सभी लोगों को दे देता हूँ। मोहम्मद सरीक जी ने 2012 में अपना 12th कंप्लीट किया। उसके बाद में आप चले गए थे बीकॉम की फील्ड में। इनका रास्ता मेरी जिंदगी के रास्ते से मैच करता है। मैं भी शुरू शुरू में बीकॉम की साइड में चला गया था, बीसी फीस भरने के पैसे नहीं थे, बीकॉम में चले गए। तो आपने 3 साल बीकॉम कंप्लीट किया। 2015 में आपने जैसे ही बीकॉम कंप्लीट किया, तब तक 1% भी ऐसा कोई लाइफ का डिसीजन नहीं था कि न्यायिक सेवा की ओर आगे बढ़ना है। अगर मैं कहीं पर कुछ बात गलत को तो आप मुझे करेक्ट करना, सरीक जी। तो जी सर। 2015 तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं था।
और स्वाभाविक बात है कि हर बच्चे के पिता जो होता है वो क्या करता है, इधर उधर पूछताछ करता है कि भाई बेटे को अब क्या कराएं क्या नहीं कराएं वगैरह वगैरह। तो आपके पिताजी जो हैं वो सर्किट हाउस वगैरह जोधपुर में जिस तरीके से वर्किंग करते थे, तो इसी दौरान उनके मुलाकात जो है कुछ जजेस या कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स एज अ गेस्ट के रूप में उनसे होती है, या उनकी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मुलाकात होती है। तो उनको पता चलता है कि भाई जुडिशरी न्यायिक सेवा के एक फील्ड है और एलएलबी ये करके इस फील्ड को अचीव किया जा सकता है। तो 2015 में इनके पिताजी का इनके पास कॉल आता है कि फटाफट लॉ कॉलेज पता करो, एलएलबी ज्वाइन करो। तो आपने 3 साल की एलएलबी की, ध्यान से सुनना, सिर्फ एनएलयू पास आउट व्यक्ति ही जज बन सकता है, या फिर अंग्रेजी मीडियम का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद ही आप चीजों को डील कर सकते हो। तो इसका थोड़ा सा भ्रम आपको इस सेशन में दूर हो जाएगा। तो फिर आपने क्या किया, 3 साल का एलएलबी ज्वाइन किया, 2018 में आपका एलएलबी कंप्लीट हुआ। और एलएलबी कंप्लीट होते ही सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार आपका विवाह भी हो गया। देयर आफ्टर इनकी छोटी सी गुड़िया भी है, छोटी सी बच्ची भी है। तो अब उस टाइम पे अब इनकी तैयारी चल रही थी। इन्होंने 2019 का एक एग्जाम दिया, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर किसी कारण से चीजों को क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन उस समय इनकी एक ऐसी रणनीति थी जो इनके मुंह से हम सुनेंगे कि वो इनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट है जो साबित हुई थी। राइट। तो बाकी बातें इन द सेशन चलते रहते हैं। तो सरीक जी शुरू करते हैं। यस। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि आज के समय में जो भी स्टूडेंट न्यायिक सेवा की, कानून की किताबों की, बेरेट की तैयारी कर रहा है, तो उसमें उसके वर्तमान कंपटीशन को देखते हुए क्या उसके पढ़ने के मेथड के अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्या मेथड फॉलो करना चाहिए बदलते कंपटीशन में आपके अकॉर्डिंग? यस सर, डेफिनेटली सर। जो वर्तमान कंपटीशन है उसके हिसाब से सर मेथड जो है चेंज करना पड़ेगा। जैसे सर हम किसी एक सेक्शन को पढ़ते हैं या किसी भी एक वर्ड को भी पढ़ते हैं सर, हम्म। तो उसको 360 डिग्री डायमेंशन से पढ़ेंगे, तभी हम उसका पूरा सार निकाल पाएंगे। और सर वो उस सार को निकालने के बाद तरीका यही है कि आप उसको हर बैर कॉन्स्टिट्यूशन प्लस हर बैर एक्स जो सब्जेक्ट है उनसे जोड़ते चले जाएं, लिंक करते चले जाएं, जिससे कि सर प्री, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। अब अगर आप जैसे देखते हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A है, ऑर्डर 33 CPC है, सेक्शन 304 CRPC, तो ये लिंक है सर। लिंकिंग अगर ऑफ आप लीगल एक, है। हम्म। यस सर, अगर आप एक सेक्शन ए के आर्टिकल पढ़ के और उससे लिंक नहीं करेंगे, तो अगर सवाल आपका एग्जाम में आ गया उससे जुड़ते हुए, तो आप वहां पे सर आंसर नहीं निकाल पाएंगे। हमने लिंक करके पढ़ा ही नहीं उसको, आप कंफ्यूज रहेंगे, है तो सेम सेम पर हमने कभी लिंक किया ही नहीं उसको। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे सर पहले से, तो डेफिनेटली एग्जाम में आप इजीली आंसर दे पाएंगे उसका। तो अगर सर मतलब आप कहीं बात, कहीं 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 जो है जी कानून के शब्दों का, कीवर्ड्स का, लॉज का आपस में लिंकिंग होना चाहिए, ताकि उसका जी सर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है उसके आसपास के जितना भी एप्लीकेशन है वो स्टूडेंट के यस माइंड में सर, सेट हो सके। जी सर, बिल्कुल सर, ये होना चाहिए सर। है ना? क्योंकि सर अगर क्वेश्चंस जो आते हैं सर, आप ये मान के चलिए वो, एक कहते हैं ना सर, मैदान में हर तरह से तीर आते हैं। अगर युद्ध के मैदान में आप खड़े हैं, अगर आप पूरा ढाल बन के खड़े होंगे तभी बच पाएंगे। तो वो ढाल है सर, ये लिंकिंग लॉ जो लिंक करते हैं ना, हम लॉ लिंक करके पढ़ते हैं, तो ये ढाल बन जाएगा हमारा पूरा। ढाल बन जाता है। बहुत बहुत अच्छी यस। बात कही कि मैदान रणभूमि के अंदर खड़े हो वीर बन के, और तीर जी आएंगे सब और से, तो उस समय के अंदर जी अपन को हर तरफ से तैयार रहना है। कि मतलब, और जी खासकर इंटरव्यू के अंदर, तो इंटरव्यू के अंदर तो कहीं से भी बौछार हो सकती है, कोई भी यस पॉइंट आपसे सर, पूछा जा सकता है। जी तो सर, ओवरऑल यही है कि मतलब लॉ का लिंकिंग आज के समय का एक मॉडर्न टेक्निक है जो स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल सर अच्छा, सर। अब सरीक जी मैं आपके व्यक्तित्व के उस हिस्से को भी टच करूंगा जो शायद दुनिया को नहीं पता। 2019 में भी आपने जुडिशरी का एग्जाम दिया था, करेक्ट? यस सर, और उसमें प्रीलिम्स एग्जाम आपने क्वालिफाई कर दिया था, हाँ या ना? यस, यस सर, और कर उसके दिया। बाद मेंस एग्जाम आपका शॉर्ट आउट नहीं हो पाया था, क्लियर नहीं हुआ यस, था। यस वेरी सर, गुड। अब मैं वेरी गुड इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय जो आपने रणनीति अपनाई थी मुझे तो पता है, लेकिन ऑडियंस को बताओ कि दैट टाइम जब आपका मेंस के एग्जाम का मामला नहीं बैठा था, तो उसमें आपने क्या यस, स्ट्रेटजी फॉलो की थी, और वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे रही? जी सर, बिल्कुल सर। सर एक्चुअली जब मेंस का 2 दिन एग्जाम होता है, हम्म। ठीक है, रिजल्ट तो सर बाद में आना था। हम्म। मैं मेंस का जो दूसरा वाला दिन का एग्जाम दिया मैंने, एग्जॉस्ट तो हो ही जाते हैं सर एग्जाम देकर। हम्म। नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे मैं उठा, मैं फिर से सर लाइब्रेरी चला गया पढ़ने। तो सर जो वहां जो लोग बैठे थे उन्होंने पूछा आपका एग्जाम कैसा हुआ, कल ही तो दे के आए हो एग्जाम, पूरा रेस्ट तो करो। रेस्ट जो करना था वो कर लिया, करने को है ही क्या, हमें सिर्फ पढ़ना ही तो है। भाई सर हम करें क्या, हाँ। हमें बस सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना है। तो सर मैं फिर से लॉ पढ़ता रहा, कंटिन्यू रहा। मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं
जो डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिनमें कमी रही होगी अपन को लगा कि मेंस में नहीं कर पाए अपन, हम्म। मैं उन पे लगा रहा। फिर रिजल्ट आया तो मेरा नहीं हुआ, बट सर मेरी तैयारी कंटिन्यू रही। हम्म। और सर खुशकिस्मती ये रही कि उसी साल जेएलओ की वैकेंसी आ गई। राइट। तो मैं काफी खुश हुआ, मुझे लगा यार जब मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा था वो शायद इसी के रिगार्डिंग चल रही थी कि हम्म। अपन जेएलओ की तैयारी कंटिन्यू हो जाएगी। फिर सर दिसंबर 2019 में जब जेएलओ का एग्जाम काफी कम समय मिला, हम्म। सिर्फ 3 महीने मिले तैयारी के लिए। करेक्ट। और फिर ये वही टाइम पीरियड है जब कोर्ट में रिट्स वगैरह भी फाइल हुई थी कि भाई जी इतने बिल्कुल कम सर। टाइम में एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, इतनी बाद में वैकेंसी लेकर आए हो, एग्जाम पोस्टपोन कराओ, एडजॉर्नमेंट कराओ। तो वो यस सर। माहौल भी उसी समय चल रहा था, लेकिन बिल्कुल सर। एग्जाम पोस्टपोन हुआ था? नहीं सर, नहीं हुआ था। नहीं हुआ। सर जो कंटिन्यू तैयारी रही मेरी, इसी का मुझे परिणाम अच्छा मिला कि उस वैकेंसी में मेरा एग्जाम, रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ और मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ। इंटरव्यू कॉल हुआ था और आप क्वालिफाई करके, और उस वैकेंसी यस में आप जूनियर लीगल ऑफिसर बन गए थे, करेक्ट? यस सर। यस सर। अब आप लोग एक चीज नोटिस करना, अगर आपने जुडिशरी के मेंस का एग्जाम फाइट किया, 2 दिन में आपके 4 एग्जाम बैक टू बैक है, शाम को आप क्या कर रहे हो, शाम को लगभग एग्जाम दे के 6:30 7 बजे आप घर पे आते हो, पहुंचते हो, और अगले दिन सुबह 9 बजे वापस लाइब्रेरी पहुंच जाते हो, जबकि आपका एग्जाम तो उस दिन फिनिश हो गया था। तो ये आपकी क्या करता है पता है? अंदर की एक जिल को दर्शाता है कि यार आप प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखना है, जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है, हो सकता है रिजल्ट सकारात्मक हो सकता है नकारात्मक हो, है ना? तो मोहम्मद सरीक जी की जो सबसे अच्छी बात मैंने जो नोट की है और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये था कि इन्होंने एक सफर खत्म होने के बाद में भी इंतजार नहीं करना, ये इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई। और देखो, अच्छा सरीक जी एक बात बताओ, जब आप अगले जी दिन लाइब्रेरी गए तो आपको जी पता सर। था जेलों का वैकेंसी आने वाला है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं नहीं पता था। पता था। लेकिन फिर भी मन में है कि भाई प्रिपरेशन करते जाना है, और वही इनके साथ में फेवरेबल रहा। सडनली वैकेंसी लॉन्च की गई, सिर्फ 3 महीनों का टाइम दिया गया, और उस 3 महीनों में कई सारे कैंडिडेट ने तो हथियार डाल दिए कि भाई हमारी तैयारी नहीं है। लेकिन इनके केस में, चूंकि इन्होंने जुडिशरी की तैयारी करते आ रहे थे, मेंस का एग्जाम दे चुके थे, तो ये प्रिपेयर्ड थे। वो आपकी लाइन लाइन क्या यूज करते हो आप मुझे बताओ, वो जो आपने। सर मैं वो लाइन कहना चाहूंगा सर, जब तैयार होते हैं तो टकराने से डर नहीं लगता। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब जब तैयार होते हैं तो टकराने से डर नहीं लगता। तो जब ये उस तरीके से जुडिशरी एग्जाम से तैयार हो रखे थे तो जेलों का एग्जाम है, ये भिड़ गए, है ना? मतलब मुझे अभी भी याद है, तो इनका ही कहना था कि सर बाकी सारे कैंडिडेट तो कह रहे एग्जाम पोस्ट, मैं तो कहता हूँ एग्जाम अभी होना चाहिए, यस सर। है? और वो सर आपका एक लाइफ का। बात पे मैं, जी सर एक बात तो ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, हाँ। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तैयारी करें। हम्म। सर तैयारी तब नहीं होती, तैयारी उससे पहले होती है। अभी जो समय है सर, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके लिए यही सही समय है सर तैयारी करनी। एग्जैक्टली। इसी टाइम पे तैयारी होती है, उस टाइम तो सर रिवीजन होता है और आप रणभूमि में उतरना होता है सीधा आपको, तो तैयारी अभी करनी पड़ती है सर उसके लिए। एग्जैक्टली, जब जब युद्ध का आगाज होता है तब योद्धा नहीं बनाए जाते, योद्धा तो रणभूमि से उतरने से पहले ही बनाए जाते, वही बात है ना? मतलब जो है, कभी भी हमें एग्जाम नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना होता है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना होता है ना? और यस। तभी वो चीज जब नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली फिर उसको आपको हेल्प मिलेगी उसके अंदर। यस। अच्छा, अब देखो, अब इनकी लाइफ का एक सेकंड फेज स्टार्ट होता है। अभी तक तो इन्होंने क्या किया था, एक, मतलब अन्यथा मत लेना, लेकिन एक बेरोजगारी के दंश को एक तरीके से सहना जो किया था। अच्छा, मुझे उस बिल्कुल मोमेंटम को फील करके बताओ सरीक जी, कि जब आप 2018 में आपकी शादी हो चुकी है, कहने को तो हाथ में आपके पास एलएलबी की डिग्री है, लेकिन जी सर। अर्निंग के नाम पर मामला जो है अभी तक जो है शून्य चल रहा था, तो उस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया? बिल्कुल सर, उस टाइम पे एलएलबी तो हो चुकी है, पर जो शादीशुदा बेरोजगार जो होते हैं सर, वो मेरी स्थिति थी उस टाइम पे सर। हाँ। मैं सोचता था कि ठीक है सर, फादर का काफी सपोर्ट रहा, फाइनेंशियली भी और मोरली भी, हर कदम पे वो मेरे साथ खड़े रहे। मैं उनसे कहता था कि कब तक मैं पढ़ूंगा, अब तैयारी कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, कुछ अर्न कर लेता हूँ, कुछ और एंगेज हो जाता हूँ कहीं पर। उनका सपोर्ट रहा। पर सब खुद से अंदर से एक चीज जकोड़ती थी कि ये नहीं यार, खुद की मेहनत से कुछ कमाया जाए, उससे कुछ किया जाए। तो जो जो हमारी मेरी वाइफ है, उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया कि नहीं आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और फादर मदर ने भी काफी सपोर्ट किया, सिस्टर ने भी सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया कि नहीं आप लगे रहिए। ये तो जब जब आप बन जाओगे ना, तो ये सारे टैग हट जाएंगे और आप ऊपर के आ जाओगे बात। तो वही हुआ सर मेरे साथ, मैं कंटिन्यू लगता रहा, मेरी मेहनत पे पूरा मुझे विश्वास था। तो सर पहले जेलो बने और फिर मतलब उस समय लाइफ पार्टनर का जो थोड़ा एक मॉरल सपोर्ट मिलता है ना, वो बहुत हेल्प कर जाता है। क्योंकि जी सर। पिता का तो चलो खून का रिश्ता है, वो तो आपके साथ हमेशा खड़े ही है।
एक ऐसा सदस्य जो जीवन में बाद में आपकी लाइफ में एंट्री करता है और आपको समझकर आपके साथ खड़ा हो जाता है, तो उनकी अलग बात होती है। यस सर। तो एक लाइन उनके लिए आप जरूर यहाँ पे कहें, उनको चाहे धन्यवाद अर्पित करो, ऐसी कोई बात जो आपने कभी पर्सनली उनसे नहीं कही हो, इस वीडियो में जरूर कहो। एक स्पेशल थैंक्स उनके लिए बनना चाहिए, सरीक जी। यस सर, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा उनको थैंक्स, बिकॉज सर हम जब तैयारी करते हैं तो इमोशनल सर अप्स एंड डाउन आते हैं, हमारा मूड क्या कभी नाम है खराब हो उनका? जाता नाम बता पाएंगे आप? है। जैसे साहबिया सैफी। हाँ, तो उनके नाम से ही लाइन कहो, ये लाइन वहां तक जी पहुंचेगी। जी सर। साहबिया सैफी जो मेरी वाइफ हैं सर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने सर हर कदम में मेरा साथ दिया है। जहां मैं बिल्कुल सोचता था कि नहीं करना, अब नहीं होगा मुझसे, वो मुझे कहती बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, आपकी मेहनत तो अच्छी से है। और सर जहां मेरा मूड खराब होना, मेरा गुस्सा खराब होना, तो उन्होंने सब सहा है मेरे लिए। और सर उसी की बदौलत है कि मैं इस यहाँ तक लक्ष्य पर पहुंच पाया हूँ। बिकॉज सर अगर वो नहीं होती तो शायद अकेला मैं इस जर्नी को पूरा नहीं कर पाता। एक जर्नी मेरे साथ खड़ी रही वो, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पिता, माँ और पत्नी के अलावा आपकी लाइफ के अंदर एक 5 साल की गुड़िया भी है ना? यस सर यस। उसके बारे में कुछ बताओ। मतलब उसके साथ आपने काफी अन्याय किया एक तरीके से बचपन में, जहां पे पिता का रोल कुछ और होता है, आपने जी उसको सर। टाइम नहीं दिया, ऐसा कुछ बताइए। यस सर। अन्याय तो सर ये हुआ कि मेरे आवर्स फिक्स थे कि मुझे इस टाइम जाना है लाइब्रेरी और शाम को आना है घर। हम्म। दिन भर सर पूरा मैं लाइब्रेरी रहा करता था। हम्म। तो सर जब मैं सुबह आता वो सोती रहती, और जब मैं चला जाता था शाम को आता, तो शाम को खेल थक हार के फिर उसका सोने का टाइम हो जाता। तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे को टाइम नहीं दे पा रहा बिल्कुल। और सर फिर वो जब कभी बड़ी हुई, जब मैं जेलो बन गया था, ऑफिस से आता, वही सुबह शाम का टाइम वही कंटिन्यू चल रहा है। वीकेंड से वापस मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाती, मुझे आरजेएस की तैयारी करनी थी तो मैं कंटिन्यू लगा हुआ था। वीकेंड से भी मैं लाइब्रेरी चला जाया करता था। तो सर वो मुझे कहती थी कि पापा छुट्टी है आज भी लाइब्रेरी जाओगे आप? उनका बेटा थोड़ा सा समझो आप बात को, कि जाना पड़ेगा। सर उस टाइम लगता था कि मुझे बनना है, अगर ये सेक्रीफाइसेस मैं अकेला सेक्रीफाइस नहीं कर रहा सर, वो भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रही है मेरे लिए। तो डेफिनेटली कहीं न कहीं सरीक जी वहां पे रहता है कि छोटी बच्ची की अपेक्षाएं होती है, पापा जो है वो तो पढ़ाई में लगे, उसको थोड़ा ना पता है कि पापा जो है वो पढ़ाई पढ़ाई के प्रति मतलब उनका एक अलग ड्रीम है। बट यस, कहते हैं ना कि एफर्ट जो है वो एक रिजल्ट देते हैं, और अब शायद कहीं की उस बच्ची के लिए बहुत एक सुनहरा भविष्य आप तैयार करेंगे ही करेंगे। यस अच्छा, सर। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। आपका जेलो में सिलेक्शन हो गया, देर आफ्टर आप जो है दिल्ली ऑफिस जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 साल का आपका टर्निंग पॉइंट हो गया, एक्सपीरियंस हो यस। गया वहाँ पे। कहाँ पर यस था आपका पोस्टिंग एज ए जेएलओ? सर। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर में मैं पोस्टेड हूँ। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। हम में जी। से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस विभाग का नाम पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, क्या काम काज जाता है इस विभाग का जनरली? सर जो शिक्षा विभाग जो है हम्म। उसका ये पार्ट है, स्कूल शिक्षा विभाग का। उसमें सर जो भी जितनी भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ जो किताबें जाती हैं सर, हम्म। उनका छपना और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये विभाग करता है। तो ओके, ये इसका मेनली काम। मतलब जितनी भी राजस्थान स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो पाठ्य सामग्री है, स्टडी मटेरियल है, वो तो उसकी प्रिंटिंग, तो जितनी भी ये अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल प्रिंट होना वगैरह वो सारा का सारा वहाँ पे जो होता है, राइट? यस सर। अच्छा, इसमें आप जो है जेलों के पद पे थे, 3 साल का आपका अनुभव रहा, आपका क्या कार्यशैली रहता था वहाँ पे, क्या वर्किंग करते थे आप? सर वहाँ पे जो विधि शाखा है, मेरा हम्म। मेनली उसमें काम था। उसपे सर डिफरेंट डिफरेंट जो इश्यूज आते थे उन पे लीगल ओपिनियन देना, हम्म। और जो विभाग के जो केसेस पेंडिंग चल रहे थे हम्म। उनकी मॉनिटरिंग करना, हम्म। एडवोकेट से सर फैक्चुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करवाना, हम्म। और उन पे कोऑर्डिनेशन करना, ये सभी मेरा काम। ओके, मतलब एक तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर जैसे मान लो कोई भी लीगल मैटर्स हो गए वगैरह, या कोई डिपार्टमेंट के बिहाफ पर कुछ ड्राफ्टिंग करना है वगैरह, तो वो सारा आपका जी पार्ट होता। सर। अच्छा, मुझे एक यस। बात बताओ, जेलों रहते हुए वो कौन सी चीजें थी जो आपके जुडिशियल एग्जाम के अंदर आपकी बड़ी हेल्पफुल रही? जी सर। पहला तो सर ये रहा मेरा, जो हमारी आंसर राइटिंग हम्म। और जो हमारा ड्राफ्टिंग होता है, मेंस जो हमारा होता है, हम्म। उसके रिगार्डिंग मुझे ये हेल्प मिली सर। क्योंकि सर आपको पता होगा कि सर इस विभाग में नोटशीट चलती है सर। नोटशीट चलती है। नोटशीट पे हमें पूरा मैटर अपनी नोटिंग देनी होती है, लीगल ओपिनियन देनी होती है। तो सर हम्म। वो इंग्लिश में और हिंदी में, मैं दोनों में देता था सर, उसमें प्रैक्टिस करता था जो भी देनी होती है। और सर चूंकि मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है तो इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग रही है, बट हिंदी मेरी जो प्रशासनिक शब्दावली जो होती है सर वो मेरी कमजोर थी। हम्म। बट सर मैं जब करता था नोटिंग तो मैं कोशिश करता मैं दोनों में करूँ, किसी फाइल पे इंग्लिश में, किसी में हिंदी पे।
सीनियर्स की नोटिंग देख करके करता था। तो सर उससे मुझे आंसर राइटिंग में काफी हेल्प मिली। जो शब्दावली, जो वर्ड्स मैंने यूज किए, टर्म्स टर्मिनोलॉजी यूज करता था, उनका मुझे सर मेंस में काफी हेल्प हुई। और फैक्चुअल रिपोर्ट बनाना किसी केस की सर, तो उसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश में बना सकते हैं, दोनों में मैंने दोनों में बनाई चीजें। तो उससे भी सर मुझे किस तरह से आंसर फ्रेम करना है, ड्राफ्टिंग में किस तरह यूज करना है, तो सर उसका मुझे बिल्कुल बहुत एग्जैक्टली, फायदा मिला वेरी सर। ट्रू। मतलब कहीं कहीं जो है, आप जब डिपार्टमेंट का कार्य इस तरह से नोटिंग वोटिंग करना, कोई लेटर ड्राफ्ट करना वगैरह, जब वो चीजें करते थे, तो डेफिनेटली आपका लीगल वॉकेब कह दो, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्डिंग वॉकेबलरी कह दीजिए, या फिर एक तरीके से यस सर। आपका जो लिखने का तरीका कह दीजिए, काफी हद तक जो इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सर। चीज है, वहां पर आपकी यस नोटिंग को सर। इमीडिएटली क्या है, दूसरे लोग ऑब्जर्व भी करेंगे, तो मन में भी जी रहता सर। है कि यार एकदम अच्छे से लिखना, परफेक्ट है जो लिखना है। और उस जी चीज सर। देखें कि आपको आरजेएस मेंस के एग्जाम में आंसर राइटिंग के अंदर हेल्प भी है जो किया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल हेल्प किया है सर। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, जो ऑफिसर्स मेरे रहे, उनसे मिलना, उनसे बात करना, इश्यूज को डिस्कस करना, उसमें सर किस तरह से रिगार्ड्स देना है, अपने इश्यू किसी से बताना है, किसी से डिस्कस करना है, तो सर वो चीजें इंटरव्यू में मेरे काम आई। वेरी गुड। ऑनेबल्स के सामने जाने में सर काफी हेजिटेशन होता है, एंटर होते हैं तो सर, जब फर्स्ट में 2021 में जो मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें थोड़ा हेजिटेशन था, बट इस बार जो इंटरव्यू दिया, पहले से थोड़ा कम था। आई एम लिटिल बिट कॉन्फिडेंट। मोस्टली मैं कॉन्फिडेंट रहा, क्योंकि मैं सर काफी ऑफिसर से, मतलब एक ब्यूरोक्रेट से तरीके मिल से चुका था। ऑलरेडी आपका ग्रूमिंग हो गया था डिपार्टमेंट में जब आपने यस सर। इंटरव्यू किया था। मुझे अभी भी यस। याद है सरीक जी, 2021 में भी आपके सामने था मैं इंटरव्यू पैनल के दौरान, यस सर। है ना। यस सर। तो उस समय जो मोहम्मद सरीक जी इंटरव्यू दे रहे थे, और इस बार जो मोहम्मद सरीक जी ने इंटरव्यू फेस किया है, तो उन दोनों में बड़ा अंतर है। और शायद ये यस सर। अंतर आपकी जेलों का जो अनुभव रहा है उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट भी है जो करता है। बिल्कुल सर रहा एक है। बहुत बड़ा सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो कि स्टूडेंट के माइंड से जुड़ा हुआ है। जब हम, कई स्टूडेंट की मानसिकता ये होती है कि जब सिविल जज की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ सिविल जज पे फोकस रखो। ये बीच में जो भी एग्जाम आते हैं, चाहे वो एपीओ हो, जेल हो, या प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, लीगल ऑफिसर हो, उनमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इस पर आपकी क्या मतलब राय है या ओपिनियन है। सर मेरी इसमें ये राय है कि लॉ के, अगर आप आरडीएस की तैयारी कर रहे हैं और लॉ फील्ड में जो भी एग्जाम आते हैं सर, चाहे वो जेलो हो, एपीओ हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ का एग्जाम है, या सभी एग्जाम अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं सर, हर पद की एक गरिमा है सर। हम्म। अगर सर मैं कहना चाहूँ, जब मैं जेलो बना, तो सर इस जॉब की बहुत अहम भूमिका रही मेरे आरजेएस के सिलेक्शन। मैं सर वेरी जॉब जॉब मैंने ज्वाइन किया, तो सर मैंने आपको बताया कि नोटिंग एंड इंटरव्यू में किस तरह से हेल्प की। उसके अलावा सर मुझे ये हेल्प रहा कि मुझे एक स्टाफ मिला। स्टाफ ने सर मुझे काफी मोटिवेट किया। मेरे सीनियर्स, अगर बताना चाहूँ नाम उनके, तो सर जो अकाउंट्स ऑफिसर थे, मेरे चीफ जरूर। अकाउंट ऑफिसर, पवन जेमन सर, एम सियाराम मीना जी सर, और मनोज गरवाजी सर। इसके अलावा सर सेक्रेटरी सर हमारे रहे, विनोद पुरोहित साहब, और सर मूलचंद जी साहब। इन सभी ने सर मुझे काफी चीजें सिखाई, काफी सपोर्ट किया। जो मॉरल सपोर्ट होता है सर, उसका बहुत अहम योगदान होता है पढ़ाई के साथ साथ। वेरी ट्रू। हम्म। तो सर ऑफिस से आगे जब मैं घर पढ़ता था, तो इन्होंने मुझे काफी मॉरल सपोर्ट किया कि आप तैयारी करो आरजेस, हमारी हमारी बिल्कुल ये आपका, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप आगे बढ़ो। तो सर बहुत अहम योगदान रहा है जेएलओ की सर्विस का मेरे इससे। तो बच्चों को ये है कि सर स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए, हर एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सर वो एग्जाम आपके आगे बढ़ने में ही हेल्प करेगा सर, वो पोस्ट। एग्जैक्टली exactly। मतलब वैसे भी अगर सिलेबस हमारा सेम है और अपने ही फील्ड का काम कर रहे हैं, हम कोई दूसरे फील्ड में तो जी। जा नहीं रहे, है ना। जी अपने सर। फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो ये चीज है। और एक पता है, कहीं कहीं सरीक जी, एक भी होता है कि एक मानसिक स्टेबिलिटी रहती है। साइकोलॉजिकल जी अपन सर। एक है ना, खुद को सेटिस्फाइड फील करता है कि भाई जिंदगी में यहाँ पर तो हुई, इससे नीचे तो गिर नहीं सकता, है ना। जी। तो फिर छलांग लगाने का मजा ही कुछ और आता है ना। जी सर, सिचुएशन हमें को ये डील करने सर। का भी। जी सर, एक सर फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाता है आपकी लाइफ में, कि आप राइट कहीं राइट। स्टेबल आ गए हो सर। उसके एग्जैक्टली। बाद सर आप ये तो पता है कि ये चीज तो है हमारे पास। हाँ। तो सर मैं बिल्कुल ये मानता हूँ, जैसे मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए, 2021 में जस्ट मैंने ज्वाइन किया था, जब वैकेंसी आई थी आरजेएस की, 2024 की वैकेंसी जो आई, मैं काफी 2 2.5 साल मुझे हो गए थे सर्विस में। मेरे माइंड में ये था, ठीक है, सिलेक्शन नहीं भी होगा, तो सर्विस में तो है, आरजेएस में नहीं होता है तो क्या हुआ। तो मेंटली थोड़ा सा मैं स्ट्रांग रहा, और उसका नतीजा सर ये आया कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया। एग्जैक्टली, देखो फर्क भी पड़ता है। आप कभी भी अंडर प्रेशर अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, है ना। यस सर। जितना एक यस। इंसान खुल के खेलता है ना, जैसे अब वीरेंद्र सहवाग आ गया, आप इसको बैटिंग करवाओ तो जितना उसको ओपनली कराओगे तो वो चौके छक्के लगा देगा। अब बोलो जी। कि लास्ट के दबाव के ओवर्स में खेलना है, प्रेशर आवर्स हैं, तो उसमें वो इतना नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वैसा यस सर। वैसा यस सर। स्टूडेंट की लाइफ में भी होता है। अच्छा, सर जब एक बिल्कुल बात सर। बताइए कि आपने जैसा बताया कि आप
अपने पढ़ाई के अंदर इस तरह का टेक्नोलॉजी फॉलो करते थे, लिंकिंग स्टाइल को जो डील करते थे, डेफिनेटली आपने अपने स्तर पे नोट्स वगैरह बनाए होंगे। लेकिन इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं आपसे, यस। तो मुझे इंटरव्यू का आपका रियल टाइम अनुभव सुनना है। क्या यस। माहौल था? कौन कौन जजेस थे? कितने मिनट इंटरव्यू चला? किस तरह के सवाल पूछे गए? सवाल क्या सिर्फ लॉ से जुड़े हुए थे, या लॉ के बाहर जीके जीएस राजस्थान संस्कृति वगैरह उससे भी पूछा गया? पैनिक माहौल था या रिलैक्स माहौल था? प्लीज जरूर बताएं। यस बिल्कुल सर। अगर सर इंटरव्यू हम जब देने गए सर इंटरव्यू एकेडमी में, तो सर वहां पर जो है जजेस ने काफी मतलब जो पैनल के पास सामने जाने से पहले एक रूम में बिठाया जाता है सर, वहाँ बहुत अच्छा माहौल रहता है। हम्म। आपको बहुत पैम्परिंग की जाती है एकदम। आपको चॉकलेट्स दी जाती है, आपके लिए नाश्ता भी होता है, आपको एकदम से फील लगता है कि हम इनके मेहमान हैं, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी होती है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने नहीं देते वो। कोई बच्चा अगर लगता है स्ट्रेस में है, तो वो उसको कूल डाउन करते हैं कि आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, आप यहाँ तक पहुंचे हो, आप बिल्कुल बनोगे आरजेएस, हम्म। इंटरव्यू अच्छा होगा आपका। देन से जब आपको कॉल किया जाता है पैनल के सामने, तो उससे पहले आपको एक बाहर बिठा दिया जाता है रूम में। और जब मैंने सर एंटर हुआ, तो सर ऑनेबल्स के सामने गया, तो उन्होंने मुझे बहुत ही जो एक बच्चा होता है ना सर, छोटा बच्चा, उसके तरह मुझे प्यार से बिठाया, आप बैठिए, आराम से बैठिए, आप रिलैक्स हो जाइए। बोला हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं ले रहे, आपका नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने नॉर्मल बातचीत करी, फिर धीरे धीरे वो स्टार्ट हुए सर। तो उन्होंने सर मुझसे क्वेश्चन पूछा, जो ऑनेबल थे उन्होंने पूछा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है लॉ के रिगार्डिंग कि बेल कितने टाइप्स की होती है। तो मैंने बताया सर इंटरिम बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल होती है। फिर उन्होंने बाद में कुछ सर टाइप, मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं सर, जैसे टाइप ऑफ हाँ प्लीज मॉर्गेजेस। जरूर जरूर बताएं, यस सर। दैट्स गुड थिंग। मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि टाइप्स ऑफ, पहले तो सबसे पहले मुझसे पूछा 18 में आपने लॉ किया और 21 में आपने जेलो बने, तो उससे 3 साल तक आप तैयारी कर रहे थे कंटिन्यू, कुछ प्रैक्टिस करने नहीं गए आप कोर्ट में कभी? तो मैंने कहा सर मैं बीच बीच में जाया करता था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जाना चाहिए प्रैक्टिस, बीच बीच में वेरी जाना चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने ये कहा मुझे, फिर वो आगे बढ़ गए, मैं उन्होंने इस कहा लाइन पे कि थोड़ा फोकस करूंगा सरीक जी। जी। मतलब कहीं जी। की पैनल मेंबर ने इंटरव्यू के दौरान आपको एक सजेशन दिया कि जाना यस सर। चाहिए। मतलब एक बोर्ड यस सर। मेंबर भी एक तरीके से एक्सपेक्टेशन रखता है कि उनके पास जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आ रहा है, वो अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा कोर्ट प्रैक्टिस के बारे में, वकालत के बारे में जानकारी रखे। कैन आई यस से सर। दैट? यस सर, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आ रहा है उसको हम्म। प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, हम्म। प्रैक्टिस भी कभी उसने की हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं सर। हम्म। क्योंकि सर उन्होंने मुझसे फिर आगे लॉ के क्वेश्चंस पूछे कंटिन्यू किए, तो उन्होंने हम्म। पूछा कि टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस बताइए क्या होते हैं। हम्म। इसके अलावा से उन्होंने पूछा कि सेक्शन 17 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके बारे में, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए आप, जितने आपको आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। सेक्शन इसके अलावा 17 सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस सर। मतलब फ्रॉड वाले मामले को, फ्री फ्रॉड। कंसेंट को जो अफेक्ट करता है। यस। तो जैसे यस। ही यस सर। फ्रॉड आता है तो कई सारे पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं यस माइंड सर। यस में, सर। फ्रॉड लाइन जी। ट्रांसफर, फ्रॉड वाला। जी। ठीक है, आगे। उसमें से मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे तीन एलिमेंट्स याद आए उस टाइम। हाँ। थोड़ा सा नर्वसनेस थी शायद उस वजह से। हाँ। तो ऑनेबल्स ने कहा आप एकदम पैनिक मत हो, आराम से सोच के बताओ। फिर सर मैंने सोचा मुझे पैनिक नहीं होना, हाँ। मुझे बाकी एलिमेंट्स भी याद आ गए। सर हाँ। इस तरह की पैम्परिंग बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देने गया। इसके अलावा सर एक लीगल एक्सपर्ट थे, उन्होंने पूछा एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में पूछा, करंट लॉज के बारे में पूछा, जे एक्ट से सर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से उन्होंने पूछा प्रिजम्पशन ऑफ एज के बारे में, हम्म। कहाँ दे रखा है, सेक्शन कौन सा प्रोविजन कहाँ पर है। इसके अलावा सर रिसेंट केसेस जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में मुझसे पूछा, वहां थोड़ा सर मेरा कमजोर पार्ट रहा वो। मैं ये कहना चाहूंगा कि सर रिसेंट जजमेंट्स को आप हमेशा डेली पढ़ते रहें, जिस भी हम्म। प्लेटफॉर्म पढ़ सकते हैं। और सर इसके अलावा न्यूज़पेपर में काफी जजमेंट्स आते हैं डेली आजकल, तो सर आप अपडेट रहना बहुत जरूरी है। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस मुझसे पूछे, जो मैं शायद कुछ हद तक नहीं बता भी पाया। पर लास्ट में सर जब मेरा हो गया इंटरव्यू, 15 मतलब मेरा 15 मिनट इंटरव्यू चला पूरा, लास्ट में जब इंटरव्यू हो गया उन्होंने काफी अच्छे से मुझे बोला आपने अच्छा दिया। देन लास्ट में उन्होंने जो कैंडी रहती है सर, उन्होंने कहा कि आप टॉफी लेके जाइए प्लीज। तो मैंने एक बार तो मना किया कि सर नहीं, बोले नहीं नहीं प्लीज आप टॉफी लेके जाइए। तो फिर मैं सर वो टॉफी लेके बाहर आया। तो बाहर आके वो काफी खुश हुआ, मतलब एक सर वो हवा होता है ना कि इंटरव्यू ऐसा होगा, ऐसा पैनल होगा, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा सर, बहुत अच्छा रहा पैनल। वेरी ट्रू। चलो भाई, आप तो उसी समय मतलब वहां से हाईकोर्ट जज से सीधा कैंडी लेके आ गए थे। जी। मतलब इन शॉर्ट, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को सुन रहे हैं, देखो, आप लोग है ना, मेन इंटरव्यू अगर मान लो प्रिपेयर कर भी रहे हो, तो आपको इतना पैनिक नहीं होना है। क्योंकि जितनी जरूरत आपको जुडिशरी में एंटर होने की उतनी जरूरत सिस्टम को भी है आपके जैसे कैंडिडेट की, है ना? तो यस सर इसलिए बिल्कुल। हमेशा एकदम उसको, उस माहौल को प्रॉपर तरीके से ही डील किया जाता है। और आपके साथ भी वही रहा, है ना? जी सर। दैट्स ग्रेट।
अच्छा सरीक जी, एक आखिरी बात अपने पापा के लिए आप जरूर कहें, पापा का नाम जी बताते हुए बताएं कि उनका जो रोल है, हालांकि देखो पिता के रोल को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ दो पंक्तियां, कुछ दो बातें या दो लाइनें आप अपने पापा के बारे में उनका नाम लेते जरूर करें। ये मैसेज मैं आपके पापा तक पहुंचाना चाहता हूँ, प्लीज। जी जी सर, मेरे पिताजी का नाम है अशरफ खान मुगल। हम्म। और सर अभी वो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। सर हम्म। उनका रोल मेरे लाइफ में ये रहा, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहे हैं। मतलब सर उन्होंने मेरे पे हमेशा विजिलेंस रहे, जस्ट लाइक हम्म। कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मतलब सर अगर एक बच्चा होता है, जब वो स्कूल से बाहर निकलता है, कॉलेज में आता है, तो सर हम्म। काफी दोस्त होते हैं, आप बाहर जाते हैं, कहीं भी करते हैं। उन्होंने सर हमेशा मेरा टाइमिंग का ख्याल रखा हम्म। कि आप टाइम से घर आ रहे हो, कहीं जा रहे हो तो आप पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे। जब लॉ में एडमिशन लिया, पापा ने एक कॉल किया, आपको लॉ में एडमिशन लेना है, आरजेएस करना है। मैंने कहा पापा आरजेएस, बोला वो सब बाद में देखना क्या होता है आरजेएस, आप जाके लॉ में एडमिशन लीजिए। उनकी बात को सर मैंने, मतलब ऐसा होता है ना सर, एक ऑर्डर आया, कोर्ट से कंप्लाइंस करनी है, वो वाली बात मानी मैंने। और मैं चला गया, मैंने एडमिशन ले ली। सर जब मैं तैयारी करता रहा तो पापा से मैं कहता, पापा शायद नहीं हो पाएगा मुझसे। कहते क्यों नहीं होगा, आपसे होगा, आप तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहोगे तो बिल्कुल होगा। हर कदम पे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फाइनेंशियली सपोर्ट तो रहता ही है हमेशा। जब जेएलओ बन गया सर, उसके बाद से बताना चाहूंगा, मैं जेएलओ बन गया। एक होता है, हम सोचते हैं कि जेएलओ तो बन ही गए हैं, अब क्या करना है आगे? हम्म। ठीक है सेट, घर के होम डिस्ट्रिक्ट में है, सब जगह है, सब सेटल है। पर फादर बोलते हैं छुट्टी के दिन भी, पढ़ रहे हो आप, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है आपको, ठीक है आप जॉब में, बेटा पढ़ाई कंटिन्यू, आरजेएस आपका मेन टारगेट है, करते रहो, ये जॉब है अच्छी बात है, बट आपका आरजेएस। तो अभी तक भी सर वो एज ए बच्चे की तरह मुझे बोलते हैं कि पढ़ो। इवन दो सर सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी अभी कहते हैं कि नए लॉज जो आए हैं उनको पढ़ रहे हो ना। तो सर, तो सर इस तरह का पापा का सपोर्ट रहा, मैं ये मानता हूँ सर ये बहुत ही अच्छी चीज रही, बहुत ही अच्छी परवरिश का नतीजा है कि सर आज हमने पढ़ाई कंटिन्यू रखी और हम आरजेएस बने। उन्हीं उनका पहला ड्रीम उनका था आरजेएस बनने, पहले उनका था कि आपको आरजेएस करना है, और बाद में मैंने सोचा और आज सर ये ड्रीम पूरा हुआ है। तो सर कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके पिताजी का, और बिल्कुल। मैं उनको और थैंक यू बोलना चाहूंगा। अरे थैंक यू जी क्या, सर। उनके जीवन के हर पल के साथ उनके साथ में रहना। देखो, जी एक सर। एक जिम्मेदारी उन्होंने आपके प्रति निभाई, जी और एक बात, और ये बात मैं शायद एक टीचर के होने के नाते आपको मैं कह सकता हूँ, और वो कह रहा हूँ कि जब जी सर। उनके जिंदगी का किसी भी तरीके का दौर हो, हमेशा साथ में रहना, है ना। जी सर। फादर मदर जो है ना, वो मतलब समझ लो कि तूफान के अंदर भी बच्चे को इस तरीके से कवर करके रखते हैं, है ना, जी सामाजिक बिल्कुल सर। परिस्थितियों से हर चीज के अंदर। अच्छा, जी आपने सर। नए लॉज का अगर जिक्र किया ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपन ये लिंकिंग की टेक्निक से पढ़ता है ना, तो उन सारी चीजों को मैंने इस तरीके से बेरेक का पार्ट बना दिया अभी। अभी लिंकिंग बेरेक जो अपन ने स्पेशली लॉन्च किए हैं, जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी वगैरह, उन सब में हर सेक्शन के नीचे उसका लिंक्ड प्रोविजन मेंशन कर दिया, ताकि क्या हो सके कि जब भी कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करे ना, तो पढ़ाई के साथ साथ वो उन लिंक्ड चीजों को भी, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो। देखो, जी हर सर। कोई क्लासेस ज्वाइन करने में मान लीजिए कॉम्पिटेंट नहीं हो पाता है, फिनेंशियली नहीं होता है, कई बार मेंटल कॉम्पिटेंसी भी चाहिए होती है कि ज्वाइन करें कि नहीं करें। तो ऐसे जी केस में सर। ये चीजें हो गई, लिंकिंग चार्ट्स हो गया वगैरह, तो उनको जो है ना बिल्कुल इस न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डेवलप कर दिया। और जी एक चीज बिल्कुल मैं आपको सर। और बताऊं शरीक जी, जैसा जी सर। आपने कहा ना कि इंटरव्यू के अंदर आपको हाई कोर्ट के जजेस ने एक तरीके से, ऑनरेबल ने बताया कि प्रैक्टिस जाना चाहिए, कोर्ट करना चाहिए। जी सर। आपको जान के खुशी होगी कि आपके लिंकिंग लॉज ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर दिया है। और अब जो अपने यहाँ पे जुडिशरी का सेगमेंट चल रहा है ना, तो जी सर। जुडिशरी, एडवोकेसी और एआई बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग, जी मतलब सर। पूरे भारत के अंदर पहला आपका जुडिशरी इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑफिशियली एक तरीके से स्टूडेंट के लिए अवेलेबल कराना शुरू कर दिया लीगल ड्राफ्टिंग के सेगमेंट में। दैट्स वेरी नाइस सर, क्योंकि इट्स रियली यू आर ग्रेट। ऑल्सो डायनेमिक पर्सन, आप जानते हैं कि आज के 2 साल बाद कहीं न कहीं, चाहे जजमेंट लिखने का मामला हो या जी प्रोसीडिंग का मामला हो, प्लान ड्राफ्टिंग वगैरह, इन सब में एआई का रोल होगा ही होगा। डेफिनेटली होगा सर। जब हम कीपैड इस्तेमाल करते थे, कभी किसी ने सोचा था कि स्मार्टफोन के ऊपर इतने डिपेंड हो जाएंगे, है ना। नहीं सर, नहीं तो सर। अभी बिल्कुल वही चल रहा लेकिन है। तो जो जी सर। एआई है वो स्मार्टफोन है, और अभी जो वर्तमान स्थिति है वो कीपैड का फोन है ना। यस। तो वो चीज स्टार्ट कर चुके हैं अपन, ताकि स्टूडेंट जो है वाकई में, अगर किसी कारण से जुडिशरी नहीं भी हो पाता है, तो अपनी लाइफ में एक अच्छा वकील, एक अच्छा अधिवक्ता जरूर बन पाए, राइट। बिल्कुल सर, सही कहा। एक सर आपने बात भी कही थी, मैं काफी वीडियोस देखता सर आपके यूट्यूब पे, चैनल हाँ। पे, कि जो आपने अभी भी कही शायद, कि खुद गलती करके कितनी बार सीखोगे सर, दूसरों की गलती से सीख लो और खुद गलती करने से बच जाए, तो ये काफी अच्छी चीज है सर। और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, जो आपने सर कहा कि एआई वो इसी का पार्ट है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सभी करते हैं सर, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली सर ये लिंकिंग वाला जो एआई टेक्निक बताई आपने,
ये उस स्मार्ट वर्क का पार्ट है, जो कि बच्चों को जो एक कहते हैं ना सर, जल्दी अचीवमेंट मिलता है, ड्रीम टाइमली अचीव होता है सर, उस चीज पे कवर करे। एग्जैक्ट मतलब जिस कंपटीशन को हम जी रहे हैं ना आज के टाइम में, आप भी जानते हो सरीक जी की राजस्थान राज्य का एग्जाम कहने को तो राजस्थान राज्य का एग्जाम है, बट है नेशनल लेवल का एग्जाम, है ना। जी सर जी। क्योंकि इट्स ओपन टू एवरी लॉ एस्पिरेंट फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वो आके यस सर। राजस्थान के अंदर आपको कंपटीशन दे सकता है, एनएलयू के कैंडिडेट्स जी सर। कंपटीशन दे सकते, सब दे सकते हैं। तो ऐसे टाइम में सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई के अकॉर्डिंग तो हम कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा हमें स्मार्टली चीज़ों को डील करना जरूरी होता है। एंड आई एम रियली यस। हैप्पी कि इस तरह की मॉडर्न टेक्निक्स को आप जैसे कैंडिडेट जो है इस बात को अपने आप में कहीं एक्नोलेज करता है कि हाँ सर, समय की नीड के अनुसार हमें मॉडर्न टेक्निक को भी स्विच करना जरूरी है, जो हो जाता है। यस। सरीक जी, यस। एक आपसे अपेक्षा भी है, मेरी एक्सपेक्टेशन आप इसको कह सकते हैं जी कि सर। जुडिशियल एकेडमी जब आपको बुलाएगी तो हो सकता है तब तक थोड़ा समय हो, अभी शायद 10 दिनों यस। का हो, 15 दिनों का हो, 1 महीने का हो। अगर जब बीच में कभी भी मौका मिले, समय मिले, तो स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसे सेशन जरूर बनाना, चाहे वो पढ़ाई जी के सर। ओरिएंटेशन में हो, क्योंकि आपके पास पूरी की पूरी पूंजी पड़ी है, चाहे वो नोट्स की यस। हो चाहे किसी भी चीज की हो, है ना। यस सर। और यस। देखो, हमने तो सिर्फ लिंकिंग को पढ़ा है, आपने लिंकिंग को जिया भी है एक स्टूडेंट होने यस। के नाते। तो यस आप सर। एक उस वे को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो जब भी मौका मिले स्टूडेंट के लिए एक ऐसा सेशन जरूर रखिएगा। ओके। डेफिनेटली सर, मैं इस बात को आपकी बिल्कुल तो करूंगा लिंकिंग सर। प्लेटफॉर्म इज योर्स, एवरी टाइम एनी टाइम अवेलेबल फॉर यू। जब भी मन करे थैंक यू ना सर। कोई प्लान करो तो जरूर बताइएगा। और आपने जो ये यस सर। इंटरव्यू के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मेरे को जरूर भेजना, मैं बकायदा स्क्रीन पे यस। दिखाऊंगा कि इस तरह के सवाल भी हमें प्रिपेयर है जो करके जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सरीक जी, बहुत अच्छा लगा। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने आप एक प्यारे स्टूडेंट रहे या एक प्यारे एक पर्सन रहे हैं, उतने ही प्यारे और बेहतरीन जज भी रहेंगे। और ये सफर यहाँ पे रुकेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पापा जी का अलग अगला डायरेक्शन आपके लिए क्या आएगा। बेटा, ये एडीजे का एग्जाम कब होता है? आज का सर। आपने बिल्कुल सही कहा है सर, है कि हमें ना। यहाँ रुकना नहीं है। एग्जैक्टली exactly। मतलब जी। आपके पापा की थिंकिंग से मेरी वाइब्स मैच कर रही है ना। तो बिल्कुल सही मतलब कहा सर, अगला उन्होंने कहा इंस्ट्रक्शन आ पता चुका लगाइए है। कि जी जी, अभी सर एडीजी फ्री हुआ था, आपको पता है। तो हाँ। जब उन्होंने पढ़ा इसकी न्यूज, तो उन्होंने कहा कि अभी एडीजी हुआ, तो इसका भी देखना, आप दे सकते हैं, जुडिशियल कितना एक्सपीरियंस होता है पता करना, ताकि आगे तक बढ़े। तो उन्हें क्या सर, ये साथ रहा है कि आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगी रहती है सर। हाँ मतलब देखो, प्रोग्रेसिव तो रहना ही चाहिए अपन, इसमें कुछ यस। गलत नहीं है। और अगर हुनरमंद से अपेक्षा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। आपके पापा आपको डायरेक्शन इसलिए भी तो देते हैं ना कि वो आपको वाकई में हुनरमंद मानते हैं, उन्हें पता है कि उनका बच्चा जो है वो इस फील्ड के अंदर कॉम्पिटेंट है। जी सर। कॉम्पिटेंसी, अब आप चाहे सेक्शन 11 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिंक करो, ट्रांसफर यस सर। प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 7 से लिंक करो, ऑर्डर 1 सीपीसी के साथ में लिंक करो, या फिर ट्रांसफर जी प्रॉपर्टी सर। की सेक्शन 7 चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो वो कॉम्पिटेंसी इंसान के अंदर भी होती है। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट डियर। और मुझे पूरा विश्वास है थैंक यू। कि जिस मोहम्मद सरीक जी से मैं बात कर रहा हूँ ना, इनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे हो सकता है भविष्य में एक लेटर भेजना पड़ेगा, है ना। सर आपके लिए हमेशा हाजिर है सर, हम काम एंड के आई विल बी हैप्पी टू सेंड दैट लेटर। लिए। यस सर। थैंक यू सो आपका मच। आशीर्वाद रहेगा सर, आशीर्वाद चाहिए होगा सर हमेशा, तो बिल्कुल सर, हम आप आगे बढ़ते रहेंगे, और जब आप बुलाएंगे सर, हाजिर होंगे सर। बिल्कुल डियर, थैंक यू सो मच। आपके शब्द जो है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा कह सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर।